गुड मॉर्निंग ऑल। आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हम लोग लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने स्यूत सूक्ष्मदर्शी की बात की थी। पहले हमने सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा, फिर हमने स्यूत सूक्ष्मदर्शी पढ़ा, जो कि क्या काम आ रहा था, किसी छोटी वस्तु की साइज को हमें बड़ा करके दिखा रहा था, उसके प्रतिबिंब के साइज में डिफरेंस पैदा कर रहा था, उसके साइज को आवर्धित करके दिखा रहा था। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा दूरदर्शी। हम दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखा रहा था, दूरदर्शी क्या करता है, दूर की वस्तु के प्रतिबिंब को पास करके दिखाता है। कि यदि जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, चांद है, तारे हैं या वायुयान है आसमान में, तो ये चीजें क्या होती है, साइज में बहुत बड़ी होती है लेकिन बहुत अधिक दूरी पर होती है। परंतु हम लोग जब इनको देखते हैं तो इनका साइज हमें बहुत छोटा दिखाई देता है, हम इनकी इमेज को छोटा देख पाते हैं। तो इनको यदि बड़ा करके देखना हो, इनके प्रतिबिंब को पास करके देखना हो, तो हम लोग जिस उपकरण को यूज में लेते हैं उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। तो यानी कि ये किसी वस्तु, दूर पड़ी वस्तु को पास करके दिखा देता है, उसके प्रतिबिंब को नजदीक ले आता है, तो उस उपकरण को हम दूरदर्शी कहते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वह अपवर्तक दूरदर्शी की बात करेंगे। अपवर्तक दूरदर्शी, जिसे हम लोग खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं। दो नाम हो सकते हैं इसके, अपवर्तक दूरदर्शी और दूसरा खगोलीय दूरदर्शी होता है। जिस प्रकार से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था उसी प्रकार से ही खगोलीय दूरदर्शी होता है। डिफरेंस देख सकते हैं हम लोग क्या होगा इसमें। उसमें एक नलिका थी, नलिका पर दो लेंस लगे हुए हैं, इसमें भी नलिका पर दो लेंस लगे हुए हैं। सामने देखते हैं हम लोग, यहां पर कोई वस्तु रखी होती है, प्रकाश किरण अनंत के ऊपर वस्तु रखी हुई है, इसमें बहुत अधिक दूरी पर यानी कि अनंत के ऊपर। तो प्रकाश किरणें आई, दोनों यहां पर मिल गई और ए डैश और बी डैश इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। और अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश और बी डबल डैश दूरी के ऊपर प्राप्त हो रहा है। तो ये जो लेंस है, वस्तु के पास वाला लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस भी कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस। और ये लेंस आंख के पास वाला लेंस है, यहां पर आंख देख रही है आई, जिसे हम आई लेंस कहते हैं। अभिनेत्र या फिर नेत्रिका लेंस भी कहा जाता है। तो उसमें देखा था हमने कि जो अभिदृश्यक लेंस था उसका साइज छोटा था और नेत्रिका लेंस का साइज बड़ा था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। परंतु अपवर्तक दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी है, इसके अंदर अभिदृश्यक लेंस का साइज बड़ा होगा और नेत्रिका लेंस का साइज छोटा होता है। तो यहां पर वस्तु रखी हुई है, अनंत पर जब वस्तु रखी होती है तो लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वह फोकस दूरी के ऊपर बनता है। तो ये दूरी फोकस दूरी, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी है, तो एफ ओ हम लोगों ने इसको नाम दे दिया। एफ ओ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है तो हम इसको एफ ओ नाम दे सकते हैं। और ये दूरी इस लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वी ओ का मान भी यही हो सकता है। और ये आई लेंस के लिए वस्तु की दूरी है तो यू ई माइनस का हो सकता है। अंतिम प्रतिबिंब मान लिया हम लोगों ने डी दूरी पर बन रहा है, वी ई का मान हम माइनस डी ले सकते हैं आई लेंस के लिए। तो एक लेंस लगा हुआ है, अभिदृश्यक लेंस साइज में बड़ा है, अनंत पर वस्तु रखी हुई है तो फोकस के ऊपर किरणें मिलती है, तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक उल्टा और जो है फोकस के ऊपर छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। और नेत्रिका लेंस पड़ा हुआ है यहां पर, नेत्रिका लेंस के लिए इसका जो प्रतिबिंब है जो वस्तु का कार्य करेगा, ये ए डैश बी डैश जो एल ओ लेंस है उसके लिए तो ये प्रतिबिंब है, परंतु एल ई के लिए ये इसके लिए प्रतिबिंब और इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा फाइनल ए डबल डैश और बी डबल डैश के ऊपर प्राप्त होगा अंतिम प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, जो कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो फिर हम बात करते हैं इसकी आवर्धन क्षमता भी हमें ज्ञात करनी होगी। वैसे तो यहाँ पर कोण बनता है, अनंत पर है, बहुत जो है
अधिक दूरी से किरणें आ रही है तो ये कोण हमने अल्फा ले लिया। तो शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा और ये कोण हो जाएगा बीटा। इस बिंदु को हमने ओ नाम दे दिया है, इस बिंदु को हम लोगों ने ओ डैश नाम दे दिया है। फिर हम देखते हैं, यहां पर ध्यान से देखेंगे हम लोग, हमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी होती है जो कि m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा होती है। आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे tan बीटा अपॉन tan अल्फा होती है। तो हम tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यूज निकाल के पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो हम देखते हैं समकोण त्रिभुज, tan बीटा की वैल्यू चाहिए तो a डैश b डैश o डैश, a डैश b डैश o डैश से, तो ये हमें एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, a डैश b डैश o डैश। तो tan बीटा, tan लंब बटे आधार होता है, इसके अंदर लंब देख सकते हैं a डैश b डैश, और फिर हम लोग आधार की बात करते हैं a डैश और o डैश। समीकरण नंबर हमने इसको 2 नाम दे दिया है। और उसके बाद हम बात करते हैं अल्फा के लिए, तो हम लोग ये एक त्रिभुज ले लेंगे। हम लोग अल्फा कोण की अगर हम बात करना चाहें तो हमें अल्फा कोण यदि प्राप्त करना है तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोग अल्फा कोण को प्राप्त करेंगे, a डैश b डैश और o से। तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज a डैश b डैश o से, ये है a डैश b डैश और o। तो ये वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसके अंदर हम देखते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब होगा a डैश b डैश और आधार होगा a डैश o। इक्वेशन नंबर हमने इसको 3 नाम दे दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा, tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहां से बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, m इज इक्वल टू tan बीटा की वैल्यू हमारे पास a डैश b डैश और उसके बाद नीचे a डैश और o डैश है। फिर tan अल्फा की वैल्यू हम निकालेंगे a डैश b डैश अपॉन a डैश o है। तो ये हम देख पाते हैं कैंसिल होगा, नीचे वाला अपॉन में ऊपर चला जाएगा, a डैश o अपॉन a डैश o डैश हमें फाइंड आउट हो रहा है। अब हम लोग इनकी वैल्यू को पुटअप करते हैं। m इज इक्वल टू a डैश और o की वैल्यू क्या है, a डैश o की अगर हम वैल्यू देखते हैं जो कि vo या fo भी लिख सकते हो आप, तो fo अपॉन a डैश o डैश की अगर हम वैल्यू देखेंगे माइनस का ue है, तो माइनस ue, m इज इक्वल टू माइनस fo अपॉन ue। तो ये खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है। आगे हम इसके अंदर देखेंगे कुछ कंडीशंस आती है, स्थितियां आती हैं, जैसे हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर पढ़ा था कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर अर्थात 25 सेंटीमीटर पर बन रहा हो, या फिर अंतिम प्रतिबिंब बहुत अधिक दूरी पर अधिकतम दूरी अर्थात अनंत के ऊपर बन रहा हो। तो वैसे ही हम लोग इसके अंदर भी वो स्थितियां देखेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट होता है। एक नंबर देखते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल D पर बनता हो, तो हम लोग लेंस सूत्र लगाते हैं, यानी कि ये जो प्रतिबिंब a डैश b डैश 25 सेंटीमीटर बन रहा हो, यानी कि न्यूनतम दूरी के ऊपर बन रहा हो, तो हम लोग देखते हैं 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वीई माइनस 1 अपॉन यूई। लेंस फॉर्मूला यही होता है, आई लेंस के लिए हमने लगा दिया है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वीई, वीई का मान है माइनस डी और यूई का मान माइनस यूई होगा, तो यू यानी कि डी दूरी के ऊपर बन रहा है माइनस का डी, डी की जगह माइनस डी होगा, और ये जो वस्तु है माइनस का यूई मान है ऑलरेडी भी माइनस था तो प्लस कर दिया हम लोगों ने। हमें 1 अपॉन यूई का मान चाहिए, तो डी इस साइड आकर के प्लस का प्राप्त हो जाएगा।
अब 1/ue का मान हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 1/ue की जगह, तो m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ, 1/ue बचा, 1/ue की जगह पुट करेंगे 1/fe प्लस 1/d, या फिर हम इसको ऐसे भी पुट कर सकते हैं, माइनस बाहर पड़ा एफ ओ का, अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एफ ओ अपॉन एफ ई प्लस एफ ओ अपॉन डी। तो ये हमें खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी जो थी उसके लिए आवर्धन क्षमता प्राप्त हुई है। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के ऊपर प्राप्त हो रहा था, कम से कम दूरी के ऊपर प्राप्त हो रहा था। और ये हमें से जो दूरदर्शी थी खगोलीय, उसकी आवर्धन जो क्षमता है वो प्राप्त हुई है, m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। एक नंबर हमने स्थिति पढ़ी थी, एक नंबर केस था कि जब अंतिम प्रतिबिंब जो है न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। फिर 2 नंबर इसकी स्थिति आती है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो या अनंत पर प्राप्त हो रहा हो, तब हम देखेंगे कि हमें आवर्धन क्या कुछ प्राप्त होता है। तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो रहा है 1 यानी कि हम लोग आवर्धन की बात करें तो m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू ई हमें प्राप्त हो रहा था। और फिर हम अगर वैसे बात करें अनंत के, यानी कि प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो और प्रतिबिंब यदि अंतिम प्रतिबिंब यानी कि ये अनंत के ऊपर बनना चाहिए, तो ये जो वस्तु है ये कहां जानी चाहिए? फोकस के ऊपर, क्योंकि यदि वस्तु फोकस के ऊपर रखी होती है तभी प्रतिबिंब अनंत के ऊपर प्राप्त होता है। तो वस्तु कहां रखी हो? फोकस के ऊपर, यानी कि यू ई का मान, यानी कि ये वाली जो वस्तु है फोकस के ऊपर, इस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? आई लेंस है तो एफ ई, यानी कि यू ई का मान होना चाहिए एफ ई होना चाहिए, वस्तु एफ ई के ऊपर रखी हो। तो हम लोग यू ई की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू ई की जगह हमने एफ ई पुट कर दिया है। तो अंतिम प्रतिबिंब यदि अनंत पर बने तो वस्तु कहां रखी होनी चाहिए? मुख्य फोकस के ऊपर रखी होनी चाहिए। तो वस्तु की जो दूरी होगी वही फोकस दूरी के बराबर होगी। तो ये इसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हो जाएगा। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, इस नलिका की हमें लंबाई ज्ञात करनी है कि नलिका की लंबाई क्या होगी। नलिका की लंबाई अर्थात दोनों लेंस के मध्य की जो दूरी है कैपिटल एल, वो हमें ज्ञात करनी है कितनी होगी। नलिका की लंबाई अर्थात दोनों लेंसों के मध्य की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम देख सकते हैं दोनों लेंसों के मध्य की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। एक तो ये वाली दूरी हुई, हम इसको जोड़ देंगे प्लस इसको जोड़ देंगे तो हमें कुल दूरी प्राप्त हो जाएगी। इसमें भी 2 स्थितियां देखेंगे। एक नंबर स्थिति तो हम ये देखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी के ऊपर यानी कि डी पर हो। अंतिम प्रतिबिंब यदि डी के ऊपर बन रहा हो तो नलिका की लंबाई यानी कि दोनों लेंसों के मध्य की दूरी कितनी होगी। तो हम देख सकते हैं अंतिम प्रतिबिंब यदि न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तो ये दूरी तो एफ ओ थी, फोकस दूरी, प्लस दूरी है तो हमें चिन्ह परिपाटी नहीं लेना, प्रति चिन्ह का कोई यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट दूरियां लेंगे हम, क्योंकि हम इसकी लंबाई ज्ञात कर रहे हैं दूरी, तो इसलिए साइन नहीं लिया जाएगा। और प्लस ये वाली दूरी कितनी है? यू ई है, यहां पर वस्तु रुकी हुई है तो एफ ओ प्लस यू ई। ये नलिका की लंबाई तब प्राप्त हो रही है जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी के ऊपर डी के ऊपर प्राप्त हो रहा है, और जब प्रतिबिंब अनंत के ऊपर प्राप्त होगा तब इन दोनों के मध्य की दूरी क्या होगी वो हम देखेंगे। L इज इक्वल टू एफ ओ तो ये होगा ही, प्लस अंतिम प्रतिबिंब यदि इसके लिए अनंत के ऊपर, ये प्रतिबिंब अनंत पर था तो ये वस्तु कहां रखी होनी चाहिए? फोकस के ऊपर। तो यू ई का मान यानी कि वस्तु फोकस के ऊपर आ जाएगी, यू ई का मान एफ ई के बराबर होगा इसके लिए। तो ये इस तब नलिका की लंबाई एफ ओ प्लस एफ ई प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि यदि इसके लिए प्रतिबिंब जो है अनंत के ऊपर है तो वस्तु भी तो मुख्य फोकस के ऊपर जाएगी ना, मुख्य फोकस के ऊपर जाएगी, यानी कि फोकस दूरी ही तो वस्तु की दूरी हुई। फिर तो फोकस दूरी आई लेंस के लिए तो एफ ई, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए एफ ओ थी। तो ये नलिका की लंबाई प्राप्त हुई है जब अनंत पर हो, और ये तब प्राप्त हुई है जब न्यूनतम दूरी के ऊपर प्रतिबिंब प्राप्त हो। हमने अभी खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्तक दूरदर्शी पढ़ा था, उसकी कुछ स्थितियां केस भी पढ़े, उसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात की हमने नलिका की लंबाई की भिन्न भिन्न स्थितियों में। फिर हमारे पास आता है परावर्तक दूरदर्शी
क्या होगा। तो हम अब बात करते हैं परावर्तक दूरदर्शी की। हमने अपवर्तक दूरदर्शी पढ़ लिया है, अब परावर्तक दूरदर्शी आता है। उसमें तो हम लोग दो लेंस लगा रहे थे, दोनों उत्तल लेंस थे, एक अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस, एक साइज में बड़ा और एक छोटा था। यहाँ पर हम लेंस के साथ दर्पण का भी उपयोग करते हैं। तो हम देखते हैं इसको कि एक हम लोगों ने नलिका ली है इस प्रकार से, इस प्रकार से हम एक नलिका लेते हैं, एक पाइप लगी हुई है, इस प्रकार से हमने एक नलिका ले ली और यहां पर हम लोग एक दर्पण का उपयोग करते हैं जो कि अवतल दर्पण लगा रहता है और यहां पर भी पॉलिश्ड है, ये भी अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा, अवतल दर्पण लगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक अंदर भी इसके दर्पण लगा देते हैं जो कि उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो ये जो अंदर हम लोगों ने लगाया है यह उत्तल दर्पण रहेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, यहां से देखते हैं, यहां पर हम लोगों ने एक लेंस लगा रखा है जो कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। तो हम लोगों ने देखा कि यहां पर हमने एक पाइप को लिया और पाइप लेकर के हमने यहां भी अवतल दर्पण लगाया और ये भी एक अवतल दर्पण लगाया इसकी साइड में। अंदर हम लोगों ने एक उत्तल दर्पण को फिट किया हुआ है और अंदर हम लोगों ने एक उत्तल लेंस को लगा रखा है। तो हम यहां से देखेंगे कि प्रकाश किरण चलती हुई आ रही है सीधी सीधी, तो प्रकाश किरण चल के आई स्रोत से, तो ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अंदर की तरफ मोड़ देता है, तो ये अंदर की तरफ झुकेगी, तो इस प्रकार से अंदर की तरफ प्रकाश किरण आपतित होती है जो कि सीधी उत्तल दर्पण के ऊपर गिरती है और उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो ये इस प्रकार से इस किरण को बाहर की तरफ मोड़ देता है, फैला देता है। फिर चूंकि हमने अवतल लेंस लगा रखा है जो कि प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देता है, अभिसरित कर देता है, अभिसारी लेंस होता है, तो ये किरण को इसने मोड़ दिया है। फिर ये प्रकाश किरण चलती हुई आ रही है एक और, ये अवतल दर्पण से टकराई तो ये इसको अंदर की तरफ मोड़ देता है। अवतल दर्पण होने के कारण जो कि किरण सीधी की सीधी उत्तल दर्पण के ऊपर आपतित हुई है, इसके पृष्ठ के ऊपर, और उत्तल दर्पण फिर प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो ये सीधी प्रकाश किरण उत्तल लेंस के ऊपर जाकर पड़ रही है और उत्तल लेंस फिर प्रकाश किरणों को अभिसरित करेगा, अंदर की तरफ मोड़ देता है। तो ये इसने मोड़ दिया और यहां पर जाकर के किरणें मिल रही है जो कि वस्तु का वास्तविक और स्पष्ट प्रतिबिंब हमें दिखाई देने लग जाता है। इस प्रकार से हम वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं परावर्ती दूरदर्शी के माध्यम से। कि हमने एक नलिका ली हुई है और नलिका से यहाँ पर हमने एक अवतल दर्पण लगा रखे हैं, अंदर हमने एक उत्तल दर्पण लगा रखा है और यहाँ पर हमने उत्तल लेंस को लगाया हुआ है। प्रकाश किरण चली और प्रकाश किरण यहां से जा रही है और डायरेक्ट ये जाके अवतल दर्पण पर आपतित हुई। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके डायरेक्ट इसने उत्तल दर्पण पर आपतित करवाया है और उत्तल दर्पण पर आपतित होकर के ये किरणों को फैला देता है उत्तल दर्पण, इसलिए फैला करके बाहर की तरफ चली गई। उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा करता है तो इसने किरण को इकट्ठा कर लिया है और यहां पर जाकर के किरण चली। एक और किरण आ रही है, अवतल दर्पण पर टकराई और अंदर की तरफ झुका देगा, फिर उत्तल दर्पण बाहर की तरफ मोड़ देता है और दोनों किरणें उत्तल लेंस मोड़ेगा अंदर की तरफ, इस बिंदु के ऊपर मिल रही है और यहाँ पर इस वस्तु का हमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है स्पष्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम परावर्ती दूरदर्शी के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं।